हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट मैथ्स के सीरीज को। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कंप्लीट मैथ्स को जो है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कवर करेंगे, इवन चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जिसका भी एग्जाम जो है सितंबर में है ना, सी टेट का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और 26 में जिसका भी एग्जाम सितंबर में है, उसके लिए जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट मैथ्स को यहाँ पे कवर कर लेंगे। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मैथ्स को देखो, यूट्यूब में बहुत वीडियो है। मैथ्स को जो टैकल करने के सबसे जो इजीएस्ट मेथड जो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो ऐसा है कि सबसे पहले तो इसका पूरा थ्योरी कवर करेंगे। नॉर्मली देखते होंगे कि मैथ्स जो है बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका मेन पॉइंट है, जो बेसिक्स है, वो क्लियर नहीं होता। और नॉर्मली क्या करते हैं कि सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ स्टार्ट करते हैं, और जो पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं कि सीधा एमसीक्यू सॉल्व करना, डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि उतने अच्छे तरीके से जो बेसिक्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ट नहीं हो पाता। तो उसी का यहाँ पे समाधान करेंगे, जिसमें से पहला बात जो है कवर करने वाले हैं वो है थ्योरी। तो मैथ्स का सबसे पहले थ्योरी कवर करेंगे। थ्योरी कवर होने के बाद क्या करना है कि उसका जो है हमें प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। बस इतना ही अगर कर लोगे तो मैथ्स जो है बहुत हद तक यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है। और इसी के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। यहाँ पे थ्योरी भी कवर करेंगे और थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। अब ये जो एमसीक्यू है ध्यान में रखना, ये एमसीक्यू में यहाँ पे पीवाईक्यू भी इंक्लूड रहेगा। तो पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, एडिशनल एमसीक्यू भी यहाँ पे सॉल्व करने वाला है। तो हर एक तरीके से बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, ये आज डे वन है, तो डे वन है तो कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना कंपलसरी है, जरूरी है। बाकी इस क्लास का जो पीडीएफ है ना, टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा एज यूजुअल। जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहीं पे पूरा प्रैक्टिस सीट हो गया, पीडीएफ हो गया, वहीं पे अपलोड होता है। साथ ही साथ एग्जाम जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो स्पेशल इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी डिजाइन किया गया है। तो लिंक जो है उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, तो वहां से फ्रीली हो मैसेज कर सकते हो। एग्जाम जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए, हर एक चीज का सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। क्लियर है क्या? इतना समझ आ गया? चलो अब आते हैं मेन पॉइंट में कि एक्चुअल में मैथ्स को प्रिपेयर कैसे करना है। देखो, हालांकि जो है ये फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं स्ट्रेटजी और प्लानिंग यहाँ पे डिस्कस करूंगा। क्योंकि देखो 90% देखो सिलेबस तो कवर कर लेंगे, सिलेबस यहाँ पे कवर करेंगे नो डाउट, लेकिन अगर उसका प्रॉपर प्लानिंग तरीके से कवर अगर नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस होगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्लास कैसे रनिंग होगा और कैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले काम हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि चैप्टर को कवर करना है, और यही स्ट्रेटजी को यहाँ पे अप्लाई करना, यही इसी प्लानिंग के साथ कवर करना, बहुत हद तक क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि चैप्टर कवर करोगे। चैप्टर जैसे यहाँ पे कवर हो जाएगा, चैप्टर कवर करने के बाद सीधा इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। जैसे ही चैप्टर को पढ़ लिए, चैप्टर पढ़ने के बाद सीधा इसको जो है रिवाइज करने बैठोगे, रिवाइज करोगे। इसके बाद जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूं। ठीक है, कैसे करोगे देखो, डेली जैसे ये क्लास कंप्लीट होगा, क्लास कंप्लीट होने के बाद एक प्रॉपर प्रैक्टिस सीट अपलोड होगा। ये अपलोड होंगे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे जाना। वहां पे जाओगे तो दो टाइप के क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन ऐसे होगा जो कि लेवल वाइज क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा सीट होगा वो है पीवाईक्यू, मतलब सीट एक रहेंगे, उस सीट में जो है लेवल वाइज क्वेश्चंस रहेगा और उसी के साथ उसमें पीवाईक्यू इंक्लूड रहेंगे। तो इस तरीके से होलिस्टिकली प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर कवर करोगे, चैप्टर कवर करने के बाद उसको रिवाइज करना, और रिवाइज करने के बाद उसका टेस्ट देना। तो हर एक चीज का जो है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे दे दिया हूं। अब अच्छे तरीके से अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। क्लियर है क्या? इतना समझ आ गया? तो इसी तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं इस पूरे मैथ्स को। और एक चीज ध्यान रखना कि मैथ्स पूरा ऑल अबाउट प्रैक्टिस का है। ऐसा नहीं कि बस थ्योरी को कवर कर लिए, थ्योरी कवर हो गया, बस हो गया, अब मैथ्स बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता।
मैथ्स ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी को कवर कर लोगे मैथ्स बन जाएगा, इसमें इंटेंसिव प्रैक्टिस की जरूरत होता है। क्लियर है, इसमें प्रैक्टिस यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है। बाकी कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। फर्स्ट क्लास है इसलिए इन सब चीज को यहाँ पे बताया हूँ। एटलीस्ट 2.5 से 3 महीना अगर ये 3 चीज को बस फॉलो कर लिए तो बहुत हद तक यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई होता है, और एग्जाम क्वालिफाई करने के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। चैप्टर पढ़ना, चैप्टर पढ़ने के बाद रिवाइज करना, और रिवाइज करने के बाद उसका प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस भी ऐसे क्वेश्चंस को किया करो जो कि लेवल का हो, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी चीज को यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए, है ना। ना तो इसके बहुत ज्यादा हाई लेवल जाना चाहिए सीटेट का, और नहीं एकदम लो लेवल जाना चाहिए जहाँ की वहां से क्वेश्चन ही ना पूछे पाए, है ना। तो जहां से क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे हैं, नहीं पूछ रहे, तो उसको पढ़ने की जरूरत क्या है। और मेन पॉइंट की जो सिलेबस है उस सिलेबस में स्ट्रिक्ट रहो। लॉजिकल सी बात है कि जहां से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं उसको पढ़ के क्या करोगे। पीएचडी करना है क्या? नहीं, हमें अभी पीएचडी तो बाद में करेंगे, पीएचडी के लिए बहुत टाइम है। अभी जो है हमें कवर करना है वो है एग्जाम को क्वालिफाई, एग्जाम को हमें यहाँ पे क्रैक करना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है सिलेबस को कवर करना है। अब जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, न कि उस सिलेबस में उसको पढ़ के जा रहे हो, तो क्या फायदा ऐसा पढ़ने का है। ठीक है, तो हमें जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो है, बताना कैसे लगेगा, कैसे लगा पूरा क्लास को। इसमें कॉन्सेप्ट ये जो लिखा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, पीवाईक्यू भी कवर करेंगे और प्रैक्टिस भी कवर करेंगे, तो हर एक चीज से बहुत ज्यादा ये एडवांटेजेस में होने वाले हैं। पहला क्लास है, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम का, और एवरी ईयर जो है नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी चैप्टर्स को अगर देखोगे तो इसमें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जहां से कंसिस्टेंट वे में जो है क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो कंप्लीट मैथ्स के फर्स्ट क्लास में, ठीक है, फर्स्ट क्लास है जिसमें कवर करेंगे। सितंबर में जिसका भी एग्जाम है उसके लिए ही यूजफुल सबसे ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फाइनली, है ना। बेसिक्स बातें जो बताना था वो पूरा बेसिक्स बातें मैं कवर कर चुका हूं। अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को, जिसमें थ्योरी प्रैक्टिस दोनों को कवर करेंगे। होप कि कॉपी पेन लेके बैठना, अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहे हो तो इसका पीडीएफ जो है अपलोड हो जाएगा, तो वहां से एक्सेस कर सकते हो। पहले तो मैं फाइनली इंटर कर रहा हूं, पहले तो एक्चुअल में ये बताओ कि नंबर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। नंबर सिस्टम को अच्छा, एक और डाउट आ सकता है कि हिंदी इंग्लिश कैसा पढ़ेंगे। ये जो क्लास होगा बाइलिंगुअल होंगे, दोनों में कवर करेंगे। हिंदी वाले भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, इंग्लिश वाले हो तब भी यूजफुल होने वाले, क्योंकि कंटेंट जो है इन डेप्थ कंटेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता कि इंग्लिश वाले डिसएडवांटेजेस हो या फिर हिंदी मीडियम वाले डिसएडवांटेजेस हो, दोनों को कवर करेंगे यहाँ पे। पहले बात, जो नंबर सिस्टम है इसको बोले जाते हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। अब एक्चुअल में मेरे को ये बताओ कि संख्या पद्धति होता क्या है, नंबर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। इसका सिंपल सा मीनिंग, सबसे पहले तो इसको डिकोड करो। नंबर, संख्या, नंबर का मीनिंग नॉर्मली 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये तो नॉर्मल नंबर होता है। अब इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है सिस्टम, मतलब ये जो नंबर सिस्टम है, जो संख्या पद्धति अपने लेवल में वास्ट टर्म है, वास्ट टर्म होता है नंबर संख्या। समझ पा रहे इस चीज को। इसमें नंबर संख्या में देखोगे तो 1 2 3 तो ये तो नॉर्मल नंबर हो गया। अब ये सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि इस नंबर को भी और कई तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं, और कई तरीके से इसको जो है ऐड किए गए हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं तो नेचुरल नंबर हो गया, ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, है ना। उसी के साथ आ जाएगा होल नंबर हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, है ना। उसी के साथ जो है प्राइम नंबर हो गए, को प्राइम नंबर हो गए, इंटीजर हो गए। तो ये हर एक चीज को मिला के यहाँ पे नंबर बनता है, नंबर सिस्टम बनते हैं। नंबर का मतलब 1 2 3 4 ये हो गया। अब सिस्टम का मतलब ये होता है जिसमें से नंबर को भी और कई तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। तो बेसिक जो संख्या पद्धति है उसका मीनिंग यही होता है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि जो डिजिट है, ये डिजिट का मतलब क्या होता है। जो अंक है
इस अंक का क्या मतलब होता है, इसके थ्रू पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, और प्रैक्टिस तो साथ साथ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, यहां से और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे मैं पूछ रहा हूं कि मेरे को ये बताओ कि 389 है, इसमें कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, कैसे बताओगे? ऐसे बोलोगे कि देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो इसमें जो है टोटल 3 डिजिट होगा, 3 डिजिट होंगे। कैसे 3 डिजिट होंगे? क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या है ना, देख लो, अंक है, अंक है ना, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 3 ही बस तो दिया हुआ है, तो ये 3 डिजिट हो गया। तो अंक का, डिजिट का सिंपल से मीनिंग होता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म लिखे हुए हैं। और एक एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल से और समझोगे। जैसे कि 48903 हो गया, इसमें पूछ रहा हूं कितने डिजिट हैं, तो देखो ये 1 हो गया, 2 3 4 5, तो इसमें कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हो गया। फिर 68923, इसमें अगर मैं पूछूं कितने डिजिट हैं, तो इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें भी 5 डिजिट ही यहाँ पे हैं, 5 अंक है। तो अंक और डिजिट, इसका बेसिक्स का मीनिंग होता है कि कितने नंबर लिखे हुए हैं, कितने टर्म में नंबर लिखे हुए हैं, उसी को यहाँ पे डिजिट बोले जाते हैं, उसी को यहाँ पे अंक बोले जाते हैं। लेकिन इस अंक में भी अगर देखोगे तो 2 टर्म यहाँ पे आता है। इस अंक में अगर मैं बोलूं तो 2 टर्म यहाँ पे और आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिजिट। वैल्यू ऑफ डिजिट, इसको सिंपल सा टर्म यहाँ पे समझो। एक को इसी में, ये जो डिजिट है ना, इस डिजिट को ही 2 तरीके से यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। एक डिजिट को बोले जाते हैं यहाँ पे फेस वैल्यू, एक को बोले जाते हैं फेस वैल्यू, और सेकंड को बोले जाते हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू जिसको हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं, स्थानीय मान, और जो फेस वैल्यू है जिसको हम लोग अंकित मान बोलते हैं। ठीक है, अंकित मान। क्लियर है? तो एक्चुअल में देखोगे डिजिट, तो डिजिट को भी 2 तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मीनिंग बहुत सिंपल है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फेस मतलब क्या है, अंकित मान। इसका मतलब क्या है, जहां पे अंकित किए गए हैं, जो अंक है उस अंक वहां पे लिखे गए हैं। एग्जांपल जैसे लेते हैं 3894 हो गया, इसका मैं पूछ रहा हूं कि मेरे को जो फोर्थ, अच्छा इसका मैं जो है सिंपल सा पूछ रहा हूं। यहाँ पे देखो, मैं पूछ रहा हूं कि जो 8 प्लेस हैं या फिर 8 जो हैं, इस 8 का अंकित मान क्या होगा। ठीक है, इस 8 का जो है अंकित मान क्या होगा, बताओ तो अंकित मान जहां पे अंकित उसको किए गए हैं, सिंपल सा टर्म है, 8 का अंकित मान 8 ही होता है। यहाँ पे जैसे पूछ रहा हूँ 9 का अंकित मान क्या होगा, तो 9 होता है। तो फेस वैल्यू जो होता है ना, वो बिल्कुल बेसिक सा टर्म होता है ये। अगर 9 का अंकित मान पूछे तो 9 होगा, 8 का पूछे तो 8 होगा, 7 का पूछे तो 7 होगा, 6 का पूछे तो 6 होगा। जिसका पूछे वही अंकित मान होगा, वही फेस वैल्यू होंगे। ठीक है, लेकिन जो प्लेस वैल्यू है, तो प्लेस वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। कैसे अंडरस्टैंड करना है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इसी का लेते हैं, 3894 है। इस 3894 में मैं पूछ रहा हूं कि जो 8 है, इस 8 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगा। अब प्लेस वैल्यू पूछे गए मतलब स्थानीय मान पूछे गए हैं। अब यहाँ पे स्थानीय मान पूछे गए तो एक्चुअल में हमें इसका वैल्यू पता करना है। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो कि ये 3894 है। अगर यहाँ पे हमें 8 का पूछे गए हैं, तो 8 हो गया, तो 8 को नॉर्मल लिखोगे। 8 के बाद कितना नंबर है, कितना डिजिट है यहाँ पे, 1 और 2, तो उसको बदले, उसके बदले जो है 0 लगा देना, दैट्स इट। बस इसी को ही इसमें हमें फॉलो करना है, इसके अलावा और कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं होता। लॉजिक लग रहा है, समझ आ रहा है प्लेस वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं? तो इसका हो जाएगा 800। जैसे यहाँ पे मैं पूछूं कि जो 3 है, तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान क्या होंगे, तो 3 तो लिखा हुआ है, तो 3 को एज इट इज लिखो। 3 के बाद कितना नंबर है ये बताओ, जितना नंबर होगा बस उसी को यहाँ पे हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। इसको और तरीके से लिखते हैं, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इतना बताओ 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। देखो 3 को लिखो, उसके बाद देखो कितना नंबर है, कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स 0 ऐड कर दो, 3000। तो ये क्या हो गया, इसका प्लेस वैल्यू हो गया, स्थानीय मान हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 का पूछे तो ये हो गया 3000।
अब इसको जो है एक और तरीके से लिखे जाते हैं। ये जैसे यहाँ पे 800 है ना, इस 800 को एक और तरीके से लिखे जाते हैं। किस तरीके से लिखना होता है इसको, देखो ये 8 है तो नॉर्मली 8 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब इस 8 के जगह 1 लिखो और जितना डिजिट है उसको 8 कर दो। जैसे यहाँ पे हो गया 100। क्लियर है। इसके बाद देखो, और ये 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 1 आ गया। और कितना डिजिट है, 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट का डाल दो, बस 3 जीरो डाल दो, दैट्स इट। ये एक तरीका होता है। इसको एक और मेथड से लिखे जाते हैं। हर एक पॉसिबल थिंग्स को बताते जा रहा हूं ताकि इजी लगेगा। ये जो 8 है इसको 100 लिखा हुआ है तो इसको 10 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। सेम यहाँ पे 1000 है तो 1000 को क्यूब कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सिंपल से इसको लिख सकते हो 8 इंटू 10 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 10 का क्यूब। इससे और अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से और समझोगे। मैं जैसे कि एक एग्जांपल है 383489। अब इसका मैं पूछ रहा हूं कि जो ये 8 लिखा हुआ है ना, इस 8 का मेरे को प्लेस वैल्यू बताओ। प्लेस वैल्यू जो स्थानीय मान होते हैं, वो स्थानीय मान इसका क्या होगा, ये मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं। तो अगर मैं इसका फेस वैल्यू पूछूं, अंकित मान पूछूं, तो 8 का तो 8 ही होगा। अगर इसका मैं प्लेस वैल्यू पूछूं तो नॉर्मल ये 8 है तो 8 को लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद कितना डिजिट यहाँ पे है बताओ तो, कितना डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 10 लिखो और 10 के पावर में 4 लगा दो, दैट्स इट। बस इतना कर लो, है ना। ये जो है मैं थोड़ा सा इसको और कैलकुलेटिव वे में बताया हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको ऐसे ही लिखना है। जैसे इसी में मैं पूछूं कि जो 3 है तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 का प्लेस वैल्यू, ये 3 लिखा हुआ है, 3 लिखो, मल्टीप्लाई करो, इधर 10 लिख दो। अब कितना जीरो, मतलब कितना डिजिट है 3 के बाद, 1 2 3, 3 डिजिट है तो ऊपर में 3 लिख दो, बस इतना ही। इसके अलावा हमें जो है इसमें कुछ करने की जरूरत पहले बात नहीं है। समझ आया कि नहीं आया, पहले अपने ये बताओ। जैसे इसी को अगर देखोगे, इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इतना ही तो आएगा, 3000 ही तो आएगा, इतना ही आएगा, बिल्कुल सही है। क्लियर है क्या, चलो अब यहां तक तो ये अभी तक तो डिस्कस किए। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो नंबर होते हैं, ये कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। जैसे पढ़े होंगे नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्या है ना, पूर्णांक पढ़े होंगे, होल नंबर हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म के नंबर यहाँ पे पढ़े होंगे, नो डाउट, ठीक है। सबसे पहले जो है कवर करते वो है नेचुरल नंबर। पहला जो नंबर आएगा वो है नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब नॉर्मली 1 हो गया, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, ये पूरा चला जाएगा इन्फिनिटी तक, तो इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्योंकि नेचुरल है ना, ये तो नाम से समझ आ रहा है, नाम से ही डिनोट आ रहा है, डिनोट ही कर रहे हैं। नेचुरल मतलब क्या, जो 1 से स्टार्ट हो। लेकिन इसी का एक और बड़ा भाई आता है यहाँ पे, बड़ा भाई का यहाँ पे एंट्री होता है, वो है होल नंबर, जिसको बोलते हैं होल नंबर, इसे बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्या या फिर पूर्ण संख्या। अब ये थोड़ा सा नेचुरल नंबर से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि जो होल नंबर में यहाँ पे 0 ऐड हो जाते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से जो है ये इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। तो जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और उसी नेचुरल नंबर में अगर 0 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, इसको होल नंबर बोले जाते हैं, पूर्णांक बोले जाते हैं। इतना समझ आ गया। इसके बाद और नंबर अगर देखे, जैसा थर्ड में आता है, इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं, इंटीजर जितना भी नंबर यहाँ पे देखते हो, जितना भी नंबर, चाहे 1 हो, +1 हो, +2 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, 0 हो, जितना भी नंबर इस दुनिया में खोज किए गए हैं, वो पूरे नंबर को यहाँ पे इंटीजर ही बोलते हैं। ऑल नंबर्स है ना, जितना नंबर्स यहाँ पे हैं, हर एक को यहाँ पे इंटीजर ही बोले जाते हैं। एग्जाम्पल, ऑल नंबर्स यहाँ पे लिख देता हूं,
ऑल नंबर्स आर इंटीजर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं 0 बोलूं तो 0 भी अपने लेवल में इंटीजर है, +1 हो गया, +2 हो गया, है ना, +3 हो गया, ये सब इंटीजर है। -1 -2 हो गया, -3 हो गए, -4 हो गया, ये सब क्या है, ये सब इंटीजर ही तो है, सबको इंटीजर बोलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो प्लस है तो इसको बोलोगे पॉजिटिव इंटीजर, बस इतना ही ध्यान रखना है। जो प्लस है उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे, और जो माइनस है इसको निगेटिव इंटीजर बोलोगे। इजी लग रहा है क्या? बिल्कुल इजी है। जो प्लस है उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलना है, और जो निगेटिव है उसको निगेटिव इंटीजर बोलना है। इंटीजर का मतलब जिसमें प्लस माइनस संख्या आ जाए, जीरो आ जाए, वो नॉर्मल इंटीजर है। जो पॉजिटिव है, जो धनात्मक है, वो पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, जो ऋणात्मक है वो निगेटिव इंटीजर आ जाएगा। बस इतना ही अपने को यहाँ पे कवर करना है इस चैप्टर में। बताओ यहां तक समझ आया? फिर इसके बाद और नंबर की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि और नंबर में एक चीज याद रखना, एक को बोलते हैं हम लोग ओड नंबर। ओड मतलब जिसे विषम संख्या बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विषम संख्या, ओड नंबर। ओड नंबर नॉर्मली 1 हो गया, 3 है, 1 से स्टार्ट करना और एक को जो है गैप करते जाना, वो सब ओड नंबर में आते हैं, विषम संख्या में आते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गए, 5 के साथ ही साथ देखोगे 7 हो गया, ये सब एग्जाम्पल होता है विषम संख्या का। फिर फिफ्थ में और एक जोड़ो जिसे बोलेंगे इवन नंबर। इवन नंबर जिसको सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या इवन नंबर। ये जो है नॉर्मली स्टार्ट होता है 2 से। 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, एक का गैप करना, फिर 6 हो गया, 8 हो गया। तो जो ओड नंबर होते हैं, विषम संख्या होते हैं, वो एक से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद एक अल्टरनेटिव में चलेंगे, है ना, एक गैप करके। सम संख्या क्या होता है? 2 से स्टार्ट होता है, फिर उसको जो है गैप कर करके आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेचुरल नंबर कवर कर लिया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, इवन नंबर हो गए, है ना, उसी के साथ ओड नंबर हो गए। फिर थोड़ा सा और नंबर सिस्टम को एडवांस में लेके जाते हैं, इन डेप्थ में कवर करते हैं। फिर जो है नंबर कौन सा आ गया? 6 नंबर। अब कवर करते वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट्स इट। इतना ही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेशनल नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर हैं जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल दो क्या? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 3/4 हो गया, 3/4 ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। 4/6 हो गया, ये भी रेशनल नंबर है। 3/2 हो गया, ये भी रेशनल नंबर है। बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो रेशनल नंबर है ना, वो जो क्यू है तो क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो नीचे में नंबर लिखा हुआ होता है ना, जैसे मैं ये लिखूं कि 3/0, तो ये जो नीचे जो क्यू का फॉर्म है ये अपना 0 नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। इसको याद रखना है। रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे में Q लिखा हुआ है ना, ये जो Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 आ गया, ये रेशनल नंबर नहीं है। 4 में 0 लिख दिए, ये भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि नीचे में 0 लिखा हुआ है। एक चीज और मेरे को बताओ तो इसमें, कि जो नॉर्मल मैं 3 लिख रहा हूं, ये 3 रेशनल नंबर है या नहीं है? बताओ तो। ध्यान रखने 3 भी रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? कोई सा भी संख्या अगर ऐसे नॉर्मल लिखा हुआ है, इसका मतलब हमेशा नीचे में 1 होता है। तो देखो P अपॉन Q में आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। फिर उसके साथ अगर मैं 4 बोलूं तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी जो है अपॉन में 1 है। ठीक है, इतना समझ आया क्या? बिल्कुल। तो रेशनल नंबर नॉर्मली P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो रेशनल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसे हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ऐसे नंबर को बोले जाते हैं इरेशनल नंबर, जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से और समझ आएगा। एग्जाम्पल में अगर लिया जाए, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं √2 का।
अब ये √2 है, इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, बटे के फॉर्म में। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि √3 हो गया, ये भी जो है इरेशनल है। अच्छा एक चीज बताना, इसी में एक एग्जांपल लेते हैं, √4। क्या ये जो √4 है ये रेशनल इरेशनल नंबर है क्या? नहीं, ये जो √4 है ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों इरेशनल नंबर नहीं होगा? क्योंकि √4 को जो है सॉल्व करोगे तो आएगा 2, और ये नॉर्मल सिंपल सा 2 आ गया, मतलब नीचे में 1 लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है मतलब ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, और ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है मतलब ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा कि एक्चुअल में जो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इन सब का जो है मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। इसी में एक नंबर और याद रखना जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। बताओ प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसका जो फैक्टर है ना वो केवल 2 आना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। तो 2 फैक्टर अगर आ रहे हैं तो उसको प्राइम नंबर बोलोगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 का। बताओ ये 3 प्राइम नंबर है या नहीं है? तो इसका फैक्टर बस देख लो। फैक्टर मतलब ये देखो कि 3 जो है किसके किसके टेबल में आते हैं, बस 3 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा। तो इसका फैक्टर कितना हुआ, 1 और 3, मतलब 2 फैक्टर हो गए इसमें। तो जिसका फैक्टर 2 आए उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 5 का। 5 को अगर देखोगे तो ये 1 आएगा और इसके बाद एक और फैक्टर आ जाएगा इसका 5, तो इसमें भी 2 ही फैक्टर आए। तो जब 2 फैक्टर आए तो ये भी जो है प्राइम नंबर ही है। इसके साथ और देखते हैं, जैसे 11 आ गया। अब ये जो 11 है तो 11 को सॉल्व करोगे तो एक तो खुद से ही डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड हो सकता है बताओ तो? और ये सीधा 11 से डिवाइड होगा, तो इसमें भी 2 फैक्टर आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोले जाते हैं। ठीक है, इसी का जो है एक इसका बड़ा भाई आ जाता है, वो बड़ा भाई का नाम यहाँ पे है जिसको बोले जाते हैं कंपोजिट नंबर, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब एक चीज मेरे को खुद से लॉजिक लगा के बताना कि क्या हर एक जो टर्म है, हर एक नंबर है उसमें केवल 2 ही फैक्टर आएंगे? कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिसमें जो है 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 8 का। अब 8 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा, इवन 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 हो गए मतलब ये 2 से ज्यादा है ना, 2 प्लस है, इसका जो फैक्टर आ रहा है वो 2 प्लस है। तो 2 से ज्यादा है तो ऐसे नंबर को यहाँ पे कंपोजिट नंबर बोले जाते हैं। तो प्राइम नंबर केवल 2 फैक्टर आएगा, और जो कंपोजिट नंबर है उसमें टोटल यहाँ पे 4 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर आएगा, उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। बताओ यहां तक समझ आ गया? प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, है ना, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो अब एक और नंबर की तरफ बढ़ते हैं। वो नंबर का नाम यहाँ पे है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर ऐसे बोलते हैं जो कि रेशनल हो और रेशनल के साथ इरेशनल हो। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला दो, मर्ज कर दो, पूरा ये रियल नंबर बन जाता है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे मैं पूछता हूँ, रियल नंबर को एक्चुअल में 2 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक को बोले जाते हैं रेशनल और दूसरे को बोले जाते हैं इरेशनल। अब ये जो रेशनल नंबर है इसको भी कई फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, इस तरीके से। ठीक, ऐसा क्वेश्चंस बनता है कि ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर। इस तरीके से मैं आगे इस क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, है ना, बताऊंगा इसको। तो अगर मैं पूछूं कि जो ये 2 है ये क्या है, ये रियल नंबर है या नहीं है, बताओ। ये रियल नंबर है, बिल्कुल है। जैसे कि 2/7 हो गए, ये रियल नंबर है कि नहीं, ये भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर बोलने का मतलब ये होता है जो रेशनल और इरेशनल दोनों को मर्ज कर दो और रियल नंबर बना लेते हैं। बस इतना ही है इसमें अपने को। अच्छा अब ये क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, है ना।
ये जो है ये सी टेट जनवरी में 2022 में पूछे गए थे, है ना। ये पीवाईक्यू यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये सी टेट का ही पीवाईक्यू है, जनवरी में जो एग्जाम होता है ना 2022 वहां पे हुआ था, वही का क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे है कि एवरी प्राइम नंबर इज एन ओड नंबर। एवरी प्राइम नंबर इज अ ओड नंबर। सही है क्या कि हर जो प्राइम नंबर है वो एक विषम संख्या होते हैं। बताना तो इसको ये सही है कि नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल से और एक समझ आ जाएगा कि एवरी प्राइम नंबर। अब एवरी प्राइम नंबर में जैसे कि अगर देखोगे तो 2 हो गया। 2 क्या होता है, 2 प्राइम नंबर है। 3 हो गया, ये भी प्राइम नंबर है। 5 7 हो गया, 9 9 9 तो नहीं आएगा, 11 हो गया, ये सब प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे देखो कि ये बोलेंगे कि एवरी प्राइम नंबर इज अ ओड नंबर, मतलब हर एक प्राइम नंबर जो है वो विषम संख्या होंगे। तो 2 भी तो एक प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या है, ये तो सम संख्या हो गया, ये तो सम संख्या है, ये तो इवन नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट बोले गए हैं वो क्लियरली यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि हर एक प्राइम नंबर जो है, पहले बात तो ओड नंबर नहीं होते, है ना। इस तरीके से जो है स्टेटमेंट बना बना के यहाँ पे क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। बताओ यहां तक समझ आ गया कि नहीं आया। इसके बाद जो है थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बताओ फिर अगला कुछ और क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं ना वहां से अपने को कवर करना है, क्योंकि वहां से भी अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फास्ट से जितना भी डिविजिबिलिटी रूल है उसको यहाँ पे कवर करते हैं। चलो अब हेडिंग डाल लो डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल। यहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चंस यहाँ पे बनता है। डिविजिबिलिटी रूल में एक्चुअल में क्या होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल जो डिविजिबिलिटी रूल है इसमें नॉर्मली क्या होता है कि एक्चुअल में हमें फाइंड आउट करना होता है कि जो गिवन नंबर है, जो नंबर दिया हुआ है वो किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा। जैसे कि 2 से डिवाइड होगा कि 3 से डिवाइड होंगी, इसको पहचानना होता है। और इसके बेस में जो है कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं क्वेश्चंस आगे कराऊंगा, जितना क्वेश्चंस हैं वो हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले जो है डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो है 2 का, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। सबसे पहले जो है कवर करेंगे वह है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो ये अपने को समझना है कि डिविजिबिलिटी रूल हमें पढ़ना क्यों है, क्यों ये जो है हमें पढ़ना है, ये चीज को अपने को समझना है। देखो नॉर्मल भाग दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने में पता भी चल जाता है कि ये भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि बताओ कि 32894036832936 अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे बताओ कि ये जो नंबर दिया हुआ ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसको जो है 2 से डिवाइड करते रहोगे क्या, इस तरीके से कि पहले 2 2 जा 4, है ना, 2 1 जा 2, इस तरीके से पूरे को डिवाइड करोगे क्या, नहीं। अगर इस तरीके से डिवाइड करोगे तो फिर तो एग्जाम पूरा टाइम हो जाएगा, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहेंगे। तो इसको पता लगाना है कि एक्चुअल में 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसके लिए जो है अप्लाई किए जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल को। अब समझ आया कि डिविजिबिलिटी रूल क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्यों पढ़ते हैं। अब इसी में मैं पूछूं कि ये जो है 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले जो है कॉमन यहाँ पे लगाए जाएंगे वो ये है कि यहाँ पे इवन नंबर है। और डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर जो इसका यूनिट डिजिट है, अच्छा पहले ये तो बताओ कि यूनिट डिजिट होता क्या है, इकाई संख्या। यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूनिट डिजिट इकाई संख्या किसको बोलते हैं। यूनिट डिजिट जैसे कि 389 है, इसका मैं पूछ रहा हूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट जो है सिंपली सी 9 होंगे। मतलब इकाई संख्या जो सबसे फर्स्ट आता है ये वाला, इसको ही यूनिट डिजिट बोलते हैं। 38926, इसको बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे, 6 होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही यही है। एक एग्जांपल दो क्या इसी के बेस में। जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि 26 इंटू
32 इंटू 61, इसका बताओ तो यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट जो इकाई संख्या, उस इकाई संख्या को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जल्दी से सॉल्व करो, इसमें क्या होने वाला है इसका यूनिट डिजिट। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना पड़े, तो इसको कैसे करना है कि इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसका जो सबसे स्टार्टिंग वाले नंबर है, जैसे यहाँ पे 6 है, 6 लो, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है। अब इन तीनों को जो है मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 12 आ गया। अब 12 में देख लो 2 है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्मली जो यूनिट डिजिट है इसको फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है, तो इसमें अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल जानना है, तो यूनिट डिजिट या तो यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए या तो इसमें 0 होना चाहिए। बस इवन मतलब होता है सम संख्या, या तो इवन नंबर हो जाए या फिर 0 हो जाए। तो जो यूनिट जो इकाई संख्या है अगर 0 हो या तो सम संख्या हो, तो ये जान जाना पता हो जाएगा, पता लग भी जाएगा कि ये जो है 2 से डिविजिबल होगा। दैट्स इट। जैसे कि पहला ही एग्जांपल है कि इसमें 8 है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 है। अब ये 8 है तो पहले बात ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होंगे, क्योंकि वही तो पढ़े हैं कि सम संख्या या फिर 0 दोनों में से एक आ जाए। और एक एग्जांपल लेते हैं 124। 124 को ये बताओ तो ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होंगे, बिल्कुल होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है जो कि एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये भी डिविजिबल होंगे। फिर जो है 139 हो गया। अब ये 139 लास्ट में देखोगे तो यहाँ पे ओड नंबर है, ओड नंबर है मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो या तो सम संख्या आ जाए या तो 0 आ जाए, तो ये जो है सिंपली डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ही कवर करना है, वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ कितना, किसका करते हैं, अब करते हैं 4 का। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का, तो डिविजिबिलिटी अगर 4 का कवर करना है तो इसमें भी बिल्कुल बेसिक्स का अप्लाई करना है कि लास्ट जो डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर जो है पूरा 4 से डिविजिबल है। बस इतना अपने को पता होना चाहिए। 4 का जो है अगर डिजिट जानना है, लास्ट के जो है 2 डिजिट को देख लो, अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो बाकी जितना भी संख्या वो भी 4 से डिविजिबल होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझ आएगा। 2 3 4 8, उसके बाद लेते हैं 4 8। ये जैसे कि एक नंबर है, मैं बोल रहा हूँ कि बताओ कि ये जो है 4 से डिविजिबल होगा या कि नहीं होंगे। लास्ट के 2 डिजिट देखो 48 है, इस 48 को जो है 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 8 आ गया, 4 2 जा 8, मतलब ये पूरा डिविजिबल है, कट रहा है ना। यहाँ पे 0 आना चाहिए, ध्यान रखना, पूरा कटना चाहिए, पूरा कट रहा है। तो 48 जो है पूरे 4 से डिविजिबल है, पूरे कट रहे यहाँ पे, मतलब ये जो है क्या है, डिविजिबल है, 4 का डिविजिबल है ये। क्यों है और कैसे पता चला, लास्ट के 2 डिजिट वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, अगला थर्ड है जिसमें से अब टेस्ट करते हुए है डिविजिबिलिटी रूल ही है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब करते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक अगर करना है तो इसके लिए सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना। जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट तो नहीं बोलना चाहिए, जो लास्ट डिजिट है, लास्ट अगर 3 डिजिट 4 से डिविजिबल है और सॉरी 8 से डिविजिबल है, मतलब हर एक नंबर जो है डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझ आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 48323220, ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब इसमें लास्ट के 3 डिजिट को देख लो, लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे जैसे कि 320 है, 320 को जो है 8 से डिवाइड करो, कितने टाइम में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, 32 आएगा ना। ये हो गया 0 0, मतलब ये पूरा कट रहे हैं। एक्चुअल में देखोगे तो ये पूरा यहाँ पे कट रहे हैं, पूरे कट रहे हैं, मतलब ये जो है 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करना है तो सीधी सी बात है, लास्ट के 3 डिजिट को देख लो,
लास्ट के 3 डिजिट को देखोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और कवर करते हैं वो है डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब कवर करते वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, मतलब 3 के डिविजिबिलिटी रूल को अब चेक करते हैं कि अगर कैसे 3 के डिविजिबिलिटी रूल को यहाँ पे कवर किए जाते हैं। 3 के डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सिंपल है। 3 के इवन और 0 9 के, 3 और 9 दोनों का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इसमें अप्लाई क्या करना होता है कि जितने भी नम है सम ऑफ नंबर, इसमें नोट कर लेना, सम ऑफ नंबर्स, नंबर का जोड़, नंबर को जोड़ दो उसके बाद नंबर से डिवाइड कर दो। एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं 153। अब ये 153 दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूं कि मेरे को ये बताओ कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसको सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगाओ, तीनों को जोड़ दो, 1 + 5 + 3 कितना हो गया ये 9। अब ये 9 हो गया, अब इसको 9 को जो है 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से जो है डिवाइड कर दो तो पूरा जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, मतलब ये जो है 3 का डिविजिबल है, 3 का डिविजिबल है। इसी तरीके से 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल चेक किए जाते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है 3894। अब ये बोल रहा हूं कि मेरे को ये बताओ कि जो है 3 से डिविजिबल होगा या कि नहीं होगी। तो इसको जोड़ो पहले, 3 + 8 + 9 + 4, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, चारों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये हो गया 9 और ये 8, कितना हो गया अपना, यहाँ पे 17 हो जाएगा, और 17 17 3 20 24, 24 हो गया। अब 24 को जो है 3 से डिवाइड कर दो, हो रहा है, बिल्कुल जा रहा है, मतलब ये भी नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबल, और सेम जो है 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो, सेम यही लॉजिक 9 के केस में भी अप्लाई यहाँ पे किए जाते हैं, 9 के केस में भी यहाँ पे अप्लाई होता है। बताओ समझ आ गया। चलो अगला फिफ्थ जो है, अब इसमें जो है डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, किसका चेक करते हैं, अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। इसमें अपने को क्या करना होता है कि जो यूनिट डिजिट है, अगर 5 का चेक कर रहे हो तो यूनिट डिजिट या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, बस इसके अलावा जो है हमें और कोई नहीं चाहिए। अगर 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हो तो या तो 0 आ जाए यूनिट डिजिट या तो 5 आ जाए। एग्जांपल 3400, इसमें यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, मतलब ये जो है डिविजिबिलिटी रूल है। सेम जो है 4289, अब इसमें देखो 9 आ रहा है तो ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा 5 का। सेम जो है 4285, 5 आ गया, 65 आ गया, तो यहाँ पे देखोगे तो ये 5 है, मतलब ये जो है डिविजिबिलिटी रूल है। तो 5 के जो डिविजिबिलिटी रूल है अगर चेक करना है तो बस बेसिक सा टर्म यहाँ पे अप्लाई करना, या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए। क्लियर है, चलो यहां तक आई होप समझ आ गया होगा। इसके साथ और कवर करते हुए है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 का। अब कवर करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। 10 के डिविजिबिलिटी रूल कवर करना है, सिंपल सा बस इसके लिए अप्लाई करना है, यूनिट डिजिट बस 0 आना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है मतलब समझ जाना कि 10 से डिविजिबल है। अब ये हमें जो है याद रखना है, इन सब चीज को हमें याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, तब जाके समझ आएगा। अभी लास्ट जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है, अगर 0 आ रहा है मतलब ये 10 से डिविजिबल होंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 428390, तो देखो यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये भी यूनिट डिजिट 0 है, मतलब ये 10 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एक मोस्ट कॉमन यहाँ पे डाउट आएगा, डाउट ये आएगा कि यही बस नंबर है क्या, इससे डिजिट जो है याद रखना है, ऐसा इतना ही बस नंबर है क्या जिससे क्वेश्चंस बनेगा, नहीं, क्वेश्चंस तो कुछ भी नंबर से पूछ सकते हैं। मैं ये पूछूं कि मेरे को ये बताओ कि जो 91 है इसका यूनिट डिजिट क्या क्या बनाओगे, कैसे सॉल्व करोगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 81 जो है नंबर को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखोगे। अगर ऐसे जाओगे तो इसमें तो बहुत नंबर बन जाएगा, बहुत नंबर बनेगा, और किस किस को याद रखना है यहाँ पे,
अगर मैं पूछ रहा हूं कि 12 का जो है यूनिट डिजिट क्या होगा, या फिर जो 12 है वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये अपने को पता लगाना है। जो 12 है, जो नंबर दिए हुए पार्टिकुलर नंबर, एक एग्जांपल लेते हैं 3894006। अब मेरे को ये बताना है कि ये जो नंबर है ये 12 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं है। 12 का जो है 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़े नहीं है और नहीं है, तो इसका मैं पूछ रहा हूं तब कैसे बनाओगे। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं पढ़े, लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। 3 × 4, 3×4 = 12। अब हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है और 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, दोनों के यहाँ पे अप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो सीरीज बात है। लेकिन ध्यान रखना 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 3 से डिविजिबल हो रहे हैं 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो पूरा गलत हो जाएगा। डिविजिबल यहाँ पे दोनों से होना चाहिए। अब एक एक करके जो है इस नंबर का 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, और एक करके उसके बाद जो है 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखो। दोनों का यहाँ पे जो है डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अगर 3 का और 4 का दोनों का डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है, मतलब ये जो है 12 से डिविजिबल है। और अगर इन दोनों में से किसी एक का डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है और एक का डिविजिबिलिटी रूल अगर नहीं आ रहा है, तो फिर ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा। इस पॉइंट को जो है सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास जो फर्स्ट क्लास रहे हैं, इस क्लास में बस इतना ही अपने को कवर करना है। इसके बाद जो कल का क्लास होगा, जो डे 2 होंगे, इसमें पूरा जो रोमन नंबर हो गया, रोमन नंबर के साथ जितना भी वर्ड मास रूल हो गया, ये वर्ड मास रूल को सब कल के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि पूरा क्लास को एंजॉय किए होंगे, अच्छे तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि बहुत बेसिक से एडवांस लेवल में इस हर एक क्लास को यहाँ पे कवर करेंगे। और आज का क्लास भी वही था, ठीक है। बेसिक्स टू एडवांस ही कवर कर रहे हैं। तो कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सअप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में प्रॉपर लिंक हो गया, पीडीएफ्स हो गया, क्लासेस का नोटिफिकेशन, क्लासेस का टाइमिंग सब वहीं पे अपलोड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।